लगातार बारिश से पेड़ों पर अटी धूल छट गई थी। चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी, सो सबका मन अपनी ही लौ में भरमा रहा था। सावन का महीना आते ही जगह जगह झूले पड़ जाते और दुकानें रंग बिरंगी राखियों से सजने लगती। पर आरती के मन में टीस उठती। वह हर बार राखी खरीदती और राखी पूनों के दिन मन महसूस कर अपने रबड़ के गुड्डे को राखी बांध देती। उसकी आंखें भर आती, पल्लू से आंखें पोंछते हुए बुदबुदा उठती। तुम नहीं माने सुमित, मैं तुम्हें कैसे मनाऊं। फिर बचपन के दिन उसकी आंखों के आगे नाच उठे। वह एक बार रूठ गया था, पर जल्दी ही मान गया था। हुआ यूं था कि उसे जन्मदिन पर गिफ्ट में एक प्यारी सी गुड़िया मिली थी। वह सुमित ने तोड़ दी थी, तो अपने अल्हड़पन में वह सुमित से नाराज हो गई थी। उसने भी गुस्से में आकर सुमित का पेन तोड़ दिया। दोनों में मुहवाद होने लगा। सुमित ने कहा, गधी कहीं की। आरती ने कहा, तू कौवा। थोड़ी ही देर में दोनों एक दूसरे की चीजें फेंकने लगे। आरती तैश में आकर बोली, मेरी पेंसिल दे जो तूने ली थी। मैंने तुझे संतरे की गोली नहीं खिलाई, कौवा कहीं का। माँ ने बड़ी मुश्किल से दोनों में बीच बचाव करवाया। संयोग से तब 2 दिन बाद ही राखी का त्योहार था। दिन भर वह मुंह फुलाए बैठी रही और सोचती रही कि सुमित कहे तब मैं राखी बांधूंगी। सुमित भी अपने अहम में गुमसुम बैठा था। माँ ने कहा, बेटी सुमित को राखी बांध दो। वह मुंह बिचकाकर बोली, वो अपने मुंह से क्यों नहीं कहता। माँ ने समझाते हुए कहा था, देख आज के दिन बहन खुद आगे बढ़कर तिलक करती है। कल ससुराल चली जाएगी, तब घंटों इंतजार करेगी भैया का। तब की तब देखूंगी। कहते हुए वह कमरे में भाग गई। माँ ने सुमित को भी समझाया, बेटा उससे बोल राखी बांध देगी। बहन को मना ले, आज उसका दिन है। वो ही पहले बोले, हाँ बेटे आज उसी का दिन है ना, इसीलिए तो तुझे मनाना पड़ेगा। फिर तू तो छोटा है रे। आरती भी बेचैन थी कि आज उसका प्यारा भाई सुबह से बिना राखी के कलाई के घूम रहा है। सब सहेलियों को राखी खरीदते देख उसे भी भाई पर लाड़ आ रहा था, लेकिन मन में ठसक थी। पहले वो बोले। जब दिन चढ़ने लगा और बुआ जी घर आई, तब उन्होंने सुमित को डांटते हुए कहा, अरे पगले, तू तो किस्मत वाला है कि तेरी कोई बहन है, और तू है कि अपनी ऐंठ में बिना राखी के घूम रहा है। उनसे पूछ जिनकी कोई बहन नहीं है। तब वह आया और ऐंठती आवाज में बोला, चलो राखी बांध दो। आरती तो जैसे तैयार बैठी थी। सुबह से ही सजाकर तैयार रखी थाली उठाकर वह झट से ले आई। सुमित के ललाट पर टीका लगाया और राखी बांध दी थी। इस बार सुमित ने उसे एक गुड्डा दिया जिसकी शक्ल सुमित से मिलती थी। इस कारण आरती को बड़ा प्यारा लगा वह गुड्डा। शादी के बाद भी वह उस गुड्डे को अपने साथ रखती थी और उसे ही राखी बांध देती। लेकिन अब उसे रूठे 15-16 बरस हो गए। जाने कब तक नाराज रहेगा। डाके की आवाज ने अचानक उसे चौंका दिया। लिफाफे पर प्रेषक का नाम देखकर जैसे वह आसमान में उड़ने लगी। आज वर्षों बाद उसे अपने भाई की चिट्ठी मिली। ढलती बयार में मानो उसे नई जिंदगी मिल गई हो। धड़कते दिल से उसने उसे जल्दी खोल डाला और एक ही सांस में पढ़ लिया, वह इस बार राखी को आएगा। आरती हिसाब लगाने लगी। आज 11 है, बीच में 12, 13, 14 और पूनों को तो राखी है। फिर वह चिट्ठी को उलट पुलट कर देखने लगी और जांच करने लगी कि कितनी तारीख को चिट्ठी लिखी गई, डाक की मुहर कितनी तारीख की लगी है और कितने दिन बाद उसके पास पहुंची है। लेकिन डाक खाने वाले आजकल ठीक से सील भी कहाँ लगाते हैं। वह अतीत में उतरती चली गई। घर में दोनों भाई बहन और अम्मा बाबूजी 4 लोगों का सुखी परिवार था। अचानक माँ का स्वर्गवास हो गया तो घर में सन्नाटा पसर गया। वैसे तो वह अपने भाई से 3 बरस बड़ी थी, पर अम्मा की मृत्यु के बाद तो जैसे छोटा सा सुमित ही उसकी माँ और उसका दोस्त बन गया था। आरती का ब्याह उसी ने तय किया तो शादी का जिम्मा भी पिताजी ने सुमित पर ही डाल दिया। उसने भी उसे बखूबी निभाया।
आरती की शादी के समय विदाई करते वक्त युवा हो चुके सुमित ने छलछलाई आंखों से इतना ही कहा था, मैंने अपनी तरफ से खूब अच्छा घर और वर दोनों ढूंढे हैं, इससे ज़्यादा अच्छा मैं नहीं कर सकता था। आरती भौकारा मार के रो उठी तो सुमित ने उसे समझाया था। पति राजीव बाबू के यहाँ खेती किसानी होती थी। ससुर 3 भाई थे और अच्छी खासी जमीन थी। वे अच्छे रसूखदारों में से थे। गांव में उनका दबदबा था। चौपाल पर उनकी ही बैठक जमती। पूरा गांव उनका कहना मानता था। धीरे धीरे चाचा ताऊ अलग हुए तो जमीन के भी टुकड़े हो गए। कुछ दिन तक तो राजीव बाबू की गृहस्थी संयुक्त रूप से चलती रही, पर जब छोटे भाइयों के विवाह हुए तो जल्दी ही घर के साथ साथ जमीन भी बढ़ती चली गई। संयुक्त परिवार की जमीन का जो बड़ा भूखंड था वह छोटे से जमीन के टुकड़े के रूप में राजीव बाबू और आरती को विरासत में मिला। अपने हर काम में आरती से सलाह लेने वाला सुमित न जाने कब समझदारी की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। इसका एहसास आरती को तब हुआ जब पहले उसका आना और बाद में आरती को बुलाना कम हुआ। फिर वह तब और अधिक चौंक उठी जब पिताजी के असामयिक निधन के बाद संपत्ति पर अकेले अपना पूरा अधिकार जमाने के उद्देश्य से उसने तहसील के दफ्तर में अर्जी दी, जिसमें पिताजी की इकलौती संतान के रूप में सुमित का ही नाम बताया गया था। वो तो आरती की ससुराल के मोहल्ले का ही लड़का तहसील में नौकरी करता था। वह सुमित को खूब पहचानता था। उसने ही आकर आरती को बताया कि सुमित अकेली संतान का दावा कर संपत्ति अपने नाम करवा रहा है। आरती के ससुराल में जेठानी देवरानी में कानाफूसी होने लगी। शायद आरती माँ जाई बहन नहीं है, तभी तो उसका नाम बाप की संपत्ति में नहीं है। क्या पता कहीं से गोद ली हो। चौपाल पर चर्चा चल रही थी कि आरती सुमित की सगी बहन नहीं है। कहीं यह अवैध संतान तो नहीं है। राजीव के कानों में यह खबर पड़ी, लेकिन उन्होंने आरती को नहीं बताया। मोहल्ले के एक घर में रक्कस दिया जाना था। गांव के भटवरिया मंदिर में सभी महिलाएं इकट्ठी थी। सब में कानाफूसी हो रही थी कि आरती किसी का पाप है। बाप के जिंदा रहते तो कभी भनक नहीं लगी और अब पोल खुली है। वह घर आई तो जेठानी ताने मारते हुए बोली, कौन जाने सड़क से उठा लाए होंगे। तभी एक और आवाज़ आई, हो सकता है दूसरी मेहतारी से जनी हो। मेहतारी पेट से हो गई होगी, सो बाप को अपनाना पड़ो होगो। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यह चर्चा क्यों चल रही है। सब उसे अजीब सी निगाह से क्यों देख रहे हैं। सबका व्यवहार उसके साथ परिवर्तित क्यों हो गया। उसने अपने पति राजीव बाबू से पूछा। पहले तो उन्होंने बात टालने की कोशिश की, पर जब वह नहीं मानी तो उन्होंने पूरी बात बता दी। उसे काटो तो खून नहीं। उसे यह जानकर बड़ा दुख हुआ। वह सोच रही थी सुमित उसका नाम लिख देता और उससे स्वीकृति ले लेता तो क्या वह मना करती। आखिर है तो सब उसका ही। मुझे जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये तो सरासर धोखा है। क्या मैं अपने पिता की संतान नहीं? मैं तो वैसे भी संपत्ति के कागजों पर साइन कर देती। ऐसे तो उसने जीते जी मार डाला। उसने सुमित से बात की, लेकिन परिणाम सिफर ही रहा। जायदाद ने उसके दिल दिमाग को कुंठित कर दिया था। रिश्तों को दीमक चाट गई थी। संबंधों के घाव से मवाद रिस रहा था। आरती भी आवेश में आ गई। उसने अपने पति के सहयोग से कोर्ट में दावा पेश कर दिया। आखिर वह अपने अधिकार को कैसे छोड़ सकती थी। जायदाद उसे नहीं चाहिए थी, लेकिन पिता के नाम की पहचान भी उससे छीन ली जाए, यह उससे कतई सहन नहीं था। कोर्ट का फैसला हुआ। संपत्ति में उसे भी हिस्सा मिल गया। उसे आज भी अच्छी तरह याद है, जिस दिन कोर्ट का फैसला हुआ था उस दिन सुमित ने कहा था, रिश्तों के सारे बंधन आज टूट गए। सुनकर आरती अवाक रह गई। उसने गिड़गिड़ाकर रोते हुए सुमित से कहा था, मेरे भैया सब तुम्हारा है। मुझे जमीन नहीं चाहिए। मैं तो पिता की संतान बनना चाहती थी। मेरे ससुराल वाले कहते थे कि मैं अपने पिता की औलाद नहीं हूँ। तुम मेरे भाई नहीं हो।
यह सब प्रमाणित करने के लिए ही मैंने दावा किया था। तुम्हें नहीं पता मैंने कितनी जलालत सहन की है। मुझे अवैध संतान माना जाने लगा था। वह रोती रह गई थी, लेकिन सुमित निर्मम चेहरा लिए घर चला गया। उस बरस सुमित ने राखी के त्योहार पर उसे नहीं बुलाया। रक्षाबंधन का दिन आने पर वह खुद राखी बांधने जाना चाहती थी। पति ने मना भी किया कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तब आरती बोली थी, आज ही का तो दिन ऐसा है जिसमें बहन बिना बुलाए भाई के घर जा सकती है। आरती स्नेह भाव के साथ सुमित के घर पहुंची। सुमित ने उसका स्वागत करना तो दूर, राखी बंधाने से मना कर दिया और वह बेरंग वापस आ गई थी। उसे लग रहा था कि जिस जमीन पर वह चल रही है, वह जमीन खिसककर उसके हक की जमीन में जाकर सिमट गई है। वह सोच रही थी कि धरती तो माँ होती है, वह अपने सब बच्चों में मेल कराती है, पर जब यह जमीन का रूप धारण कर लेती है तो दिलों में दूरियां बढ़ा देती है। उसे लगा जमीन जम की इन सराय है जो सब कुछ निगल लेती है। वह फिर कभी गांव नहीं गई, न अपनी जमीन की सुध ली। हर बरस वह इंतजार करती कि सुमित राखी बंधवाने जरूर आएगा, रूठ गया है मान जाएगा, लेकिन वह नहीं माना, नहीं आया। कोर्ट के फैसले के बाद जब सुमित ने नाता तोड़ लिया, तब से वह इस गुड्डे को ही हर साल रक्षाबंधन के दिन राखी बांधती आ रही है। जन्माष्टमी पर वह राखी उतारकर एक डिब्बे में सहेज कर रख देती थी। मम्मी किसका पत्र है? बेटी की आवाज ने आरती को चौंका दिया। वह अतीत के झरोखों से बाहर निकल आई और खुशी में उमकती बोली, देख बेटा, तेरे मामा का खत आया है, वह आ रहा है मुझसे राखी बंधवाने। कहते कहते उसका गला रूंध गया। वर्षों बाद सुमित के आने की खबर से उसके पति भी खुश थे। वह तैयारियों में जुट गई। राखी के दिन खुद के पहनने के लिए नई नकोर साड़ी लाना है, भैया के लिए खड़पूड़ी शक्कर के बने हाथी घोड़े की आकृतियाँ, बच्चों के लिए डगडगी खेल खिलौने और ना जाने क्या क्या। आरती की लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार हो गई। आरती के मन में द्वंद्व था कि सुमित कैसे मान गया। वह तो बड़ा जिद्दी है। मैंने तो सदा ही अपने भाई को माना है, उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना की है। जिस जमीन की गांठ वह बांधे बैठा था, उसे मैंने कभी अपना माना ही नहीं। उसे याद आया, उसके पेट में पथरी का दर्द उठा था। डॉक्टर ने ऑपरेशन करवाने की सलाह दी। हाथ में पैसे नहीं थे। सबने दबाव डाला कि भैया वाली जमीन बेच दो, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। उसका दृढ़ निश्चय था कि जो मेरा नहीं है उसे मैं कैसे बेच सकती हूँ। उसके इस निर्णय के आगे सब झुक गए थे। फिर कभी किसी ने जमीन बेचने की बात ही नहीं की। देहरी पर बैठी आरती पुरानी एल्बम देख रही थी। उस समय के ब्लैक एंड वाइट फोटो में भी भैया का चेहरा दमकता दिखाई दे रहा था। एक फोटो में भैया की बेटी गुड़िया भी बैठी थी। वह सोचने लगी, अब तो गुड़िया युवा हो गई होगी। वह उंगलियों पर गिनने लगी कि 18-19 साल की हो गई होगी गुड़िया। उधर सुमित के मन में भी द्वंद्व था कि बहन मानेगी या नहीं, मुझे माफ कर देगी या नहीं। अब तो वह बुढ़ा गई होगी। कैसी लग रही होगी मेरी बहन। मेरे भी तो बाल सफ़ेद हो गए हैं। मैं क्या कहूँगा जाकर, कैसे मनाऊँगा। उसे पकी हुई गुजिया पसंद है, वही लेकर जाऊँगा। वह नहीं मानेगी तो पैरों पर लौट जाऊँगा। जीवन के इस पड़ाव में उसे बहन की याद बहुत सता रही थी। मन भी बावला है। समय रहते ज्ञान नहीं आता, बाद में पछताता है। पता नहीं उसे चिट्ठी मिली होगी कि नहीं। इसी कश्मकश में उसने आरती के गांव में कदम रखा। दुख में समय धीरे धीरे गुजरता है, खुशी में दिन जल्दी ही बीत गए। राखी का दिन आया। उसने दरवाजे पर गेरू से नौरा सुनौरी बनाई, उनकी पूजा की, उन्हें मिठाई का भोग लगाया। राखी के धागे पर थोड़ी सी मिठाई लगाकर उनके हाथों पर चिपका दिया। भैया आया तो लिपट कर रो उठी। उसकी खूब खातिर की उसने। सुमित को ध्यान से देखा तो पाया उसके चेहरे पर बुजुर्गियत झलक रही है। सुमित में अपने प्रति सुखद परिवर्तन देखकर आरती समझ नहीं पा रही थी कि कारण क्या है। आरती के मन के भाव समझकर वो पास आया और हाथ पकड़कर रोते हुए कहने लगा, दीदी मुझे माफ़ कर दो,
तुमने तो सिर्फ पिता का नाम पाने के लिए कोशिश की थी। यह मुझे बहुत दिन बाद समझ में आया। मुझे मालूम है तुम्हारी ज़िंदगी में खूब उतार चढ़ाव आए, लेकिन तुमने ज़मीन को हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन आज मेरी ही बेटी जायदाद में से हिस्सा मांग रही है। तब मुझे लगा कि तुमने जो किया था वह गलत नहीं था, इसीलिए आज माफ़ी मांगने चला आया। आरती अवाक थी। दूज का बदला तीज ने ले लिया था। सुमित अपने आंसू पोंछते हुए बोला, चलो जल्दी से राखी बांध दो। आरती को महसूस हुआ छुटपन में जब उसने कहा था चलो राखी बांध दो, और आज के चलो जल्दी से राखी बांध दो, दोनों वाक्यों में अंतर है। आज शब्दों में अनुनय है, क्षमा की याचना है, प्यार भरा निवेदन है, छोटे होने का हठ है, जबकि पहले शब्दों में, वाक्यों में, हर क्रिया प्रतिक्रिया में अभिमान भरा था। आरती ने कहा, पहले हाथ मुंह धोकर खाना तो खा लो। वह हाथ पकड़कर पटे तक ले गई, अपने हाथों से थाली परोसकर लाई और उसे भोजन कराने लगी। इसी बीच उसने घर परिवार का पूरा ब्यौरा ले लिया, अपने घर के भी किस्से सुनाए। उसकी आवाज़ में अजब सा उत्साह था। आरती आज भी बचपन की तरह जल्दी से पहले जैसी थाली सजाकर ले आई। उसने अनामिका उंगली से सुमित के माथे पर गोल बिंदी लगाई, अंगूठे से उसे ऊपर तक तिकोन आकार देकर खींचा, चावल माथे पर चिपकाए और कुछ चावल उसके सिर के ऊपर से पीछे फेंक दिए। राखी बंधवाने पर सुमित ने शगुन जेब से निकाला तो आरती ने दृढ़ता से मना कर दिया और नारियल के साथ एक छोटा सा बॉक्स देकर बोली, अभी तक तू मुझे देता आया है, आज मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। तू मुझसे छोटा है ना, मना मत करना। स्तब्ध और व्यग्र सुमित ने बॉक्स खोला। उसमें कुछ कागजात और राखियाँ रखी थी। वह कुछ पूछता उससे पहले आरती बोल पड़ी, इसमें वो राखियाँ हैं जो इतने वर्षों से मैंने अपने गुड्डे को बांधी थी, तेरी कलाई समझकर। और ये कागजात उस जमीन के हैं जिसने बहन को भाई से अलग कर दिया था। कागजात लौटाते हुए सुमित बोला, नहीं दीदी, इन पर तुम्हारा हक है। मेरा हक तो मुझे मिल गया पगले, ये सौगात मेरी तरफ से अपनी बेटी को दे देना। कहते कहते आरती सुमित के गले लिपटकर रो पड़ी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।